जय हिंद, मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के टॉपिक मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन तथा इसके बारे में विधिवत जानकारी। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप MPPSC के एग्ज़ाम देखें, चाहे MP में होने वाले व्यापम के एग्ज़ाम देखें, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इसकी प्रवृत्ति में चेंज हुआ है, डिटेल में भी क्वेश्चन आने लगे हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट आप सिनेरियो देखें, मध्य प्रदेश PCS का 2019 का पेपर देखें और पहले का स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया आपसे 4-6 क्वेश्चन थे, चाहे हृदय शाह जी के बारे में हो, चाहे उनका प्लेस के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कहलाता है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ और इसमें काफ़ी डिटेल में आने लगा है। तो उसी संदर्भ में हम यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ों पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से उन पर भी बात करेंगे। शुरुआत में आपके सामने कुछ क्वेश्चन में रखना चाहूँगा, कुछ प्रश्नों के उत्तर आप ही दे दीजिए और नहीं तो उनके उत्तर मैं आपको वीडियो में तो देने ही वाला हूँ। सबसे पहले जैसे कि देखिए, कुछ टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फॉर एग्जांपल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अवंतीबाई जी पर क्वेश्चन ही आता है, बुंदेला विद्रोह पर क्वेश्चन आता है। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो महिला ब्रिगेड हुआ करती थी, यानी महिला जो सेना हुआ करती थी, उसका क्या नाम था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि झांसी की रानी शुरुआत में सेनापति नहीं थी अपनी सेना की, उनकी महिला सेनापति शुरुआत में कौन थी, उनके बारे में आपसे नाम पूछ लिया जाएगा तो उसका आप थोड़ा सा बता सकते हैं। अगेन, रानी की सेना में बहुत सारी महिलाएं थीं, कम से कम 10 महिलाओं के बारे में आप स्पेशल नाम सुनते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा नेतृत्व किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनमें से शायद किसी का नाम आपको दे दे तो यह आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन। 1857 विद्रोह पर बात करें तो ठाकुर रणमत सिंह पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ के थे, रीवा मत लगाना, पहले ही बता दें। नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न होने वाले हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अगेन पूछ लेंगे 1857 के विद्रोह में सबसे पहले शहादत देने वाले मध्य प्रदेश के शहीद का नाम बताओ। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है, आप मत लगाइएगा। कुंवर चैन सिंह जी, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, वो 1824 की बात है। यहाँ 1857 क्वेश्चन में वर्ड ऐड किया गया है। तो इन ट्रिकी वर्ड्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जाता है और उनको तैयार आपको रखना है। चलिए, तो मुद्दे पर आते हैं। हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। सबसे पहली बात तो यह कि मध्य प्रदेश में नेशनल मूवमेंट या अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से देखने को हमको मिलती है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आंग्ल मराठा युद्ध पर। तीसरे नंबर का जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है ना, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में आप देखेंगे कि 4 संधियाँ बहुत ही फेमस हैं। उसका कोडिंग ध्यान रखना, दैट इज नापूगम। क्या याद रखोगे? नापूगम। ना से होने वाली नागपुर की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट 1816 में होने वाली है। पिंडारियों के कारण शुरू होता है ये वाला युद्ध। उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने संधियाँ आपसे कहा कि 4 संधियाँ होने वाली। नागपुर वाली संधि आपसे कहा सबसे, दैट इज नापूगम। नागपुर की संधि होती भोसले के साथ में, यानी नागपुर में किनका शासन था? भोसले वंश का शासन था। खास बात यह है कि पूर्वी मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र भोसले के अधीन में ही आता था। तो ये आपसे काफ़ी पूछा गया है। इसके पूर्व में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने नागपुर के भोसले के साथ में कौन सी संधि की हुई थी? तो देवगांव की संधि पर क्वेश्चन आया हुआ है, उसको थोड़ी सा ध्यान रखना। बात एकदम से याद आ गई तो मैंने आपको बता दी। तो नागपुर वाले जो थे भोसले वंश, उनका शासन कहलाता था यहाँ पर। ठीक, 1818 तक आते आते अंग्रेज उनसे क्षेत्र छीन लेने वाले हैं, यानी नर्मदा क्षेत्र जो कहलाता है जबलपुर तथा उसके आसपास का, तो वो छीन लिया जाएगा। यहीं से एक विरोध की शुरुआत हमको देखने को मिलती है। यानी सबसे पहला शासक वंश जिसने अंग्रेजों के खिलाफ मध्य भारत में या मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में किया, कौन लगाओगे आप आंसर? नागपुर भोसले वंश लगाओगे, क्योंकि उनका क्षेत्र यहाँ तक लगता था। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जो कि कोई शासक वगैरह नहीं था, उससे इतर कौन ऐसा सबसे पहला व्यक्ति था? तो उनका नाम आपको ध्यान रखना, दैट इज सोना खान। वहाँ के थे वीर नारायण जी, उनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता अपने आप में। हालांकि इस बात को समझिए कि सोना खान या सोनापुर भी बोला जाता है, वो जो थे वो अविभाजित मध्य प्रदेश में आते हैं। आज उनका क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन मेरी यहाँ पर जो बात आपसे हो रही है मध्य प्रदेश का मूवमेंट, तो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ अविभाजित मध्य प्रदेश पर। प्रथम से इसलिए थोड़ी सा शुरुआत में आपको मैंने बताया। हालांकि अब उनको छत्तीसगढ़ के मूवमेंट में गिना जाता है, बट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, शायद उनका नाम दे दे। वैसे भी MPPSC और व्यापम में एक क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से संबंधित होता ही होता है। चाहे आपसे पूछा गया था पिछली बार रंगकर्मी के बारे में पूछा गया था, चरणदास चोर किसकी कृति, इस तरह से करके क्वेश्चन आया है। तो छत्तीसगढ़ आ जाता है उनका आंसर, लेकिन मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आए हैं तो आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले सोना खान वालों ने किया, 1818 से लेकर 1820 तक ये चलता है। अगेन
एक और विद्रोह होता है 1820 से 24 तक चलने वाला है, जो जवाहर सिंह जी के नेतृत्व में हम देखेंगे। उसके भी पश्चात में विद्रोह सबसे खास होता है नरसिंहगढ़ के राजा या राजकुमार कहना चाहिए, कुंवर चैन सिंह जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1824 की बात है, 24 जुलाई को इनकी शहादत होने वाली है और इनको मृत्युदंड मिलेगा अंग्रेजों के द्वारा। हम देखते हैं ये सबसे पहला व्यक्ति कहलाता है जो कि शहीद हुआ। यही वजह है कि इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो डेट वगैरह कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 24 जुलाई की डेट जनरल वे में आप याद रखिएगा। इसके पश्चात में और भी कुछ विद्रोह होते हैं, पर हम मोटे मोटे विद्रोह पर चर्चा करेंगे। इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, हर चीज़ पर चर्चा कर पाना संभव नहीं हो पाता है वीडियो में। उसके लिए ज़्यादा है तो आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, तो आपको काफ़ी डिटेल मिलेगी। अगला जो महत्वपूर्ण आने वाला 34 का आप एक विद्रोह देख सकते हो, 1934 में होता है। ठीक, इससे भी महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में जरूर आएगा वो है 1842 का बुंदेला विद्रोह। 1842 का बुंदेला विद्रोह होने का कारण क्या था? पहली बात तो अंग्रेजों का लगातार बढ़ता प्रभुत्व, एक दुर्लभी की संधि होती है, उसके तहत क्या है और ही क्षेत्र मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले छीन लिए जाते हैं उनसे, तो विद्रोह की एक आग भड़क उठेगी। अंग्रेज वैसे ही शोषण करते थे भारतीयों का, चाहे आप आर्थिक शोषण की बात करो, चाहे कानूनी रूप से शोषण बात करो, असमानता की बात करिए, नैतिक रूप से शोषण की, तो वो होता था। तो पूरे देश भर में तो उनका विरोध हो ही रहा था, मध्य प्रदेश में भी होने लग जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड के काफ़ी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा, साहब कि बुंदेला विद्रोह के नेता कौन थे साहब? इन पर ही क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दो नाम गलती से भी मत भूलना, पहला है हीरापुर के राजा हृदय शाह, उनका नाम नहीं भूलना है आपको, और दूसरा नाम नहीं भूलना आपको मधुकर शाह जी के बारे में। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके बारे में आपको इतना ही बता दें कि इनके विद्रोह से अंग्रेज इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इतनी नफरत करने वाले हैं, क्योंकि इनके विद्रोह को दबा नहीं पाएंगे। और ये वो लोग थे जिन्होंने बिल्कुल दबने से तो इनकार ही कर दिया था। आप जेल भेज दो, चाहे कुछ भी कर दो, टोटली नो यानी नो। यही वजह थी कि जब बाद में विद्रोह के पश्चात में बहुत लोगों को माफ़ी वगैरह दी जाएंगी, अपनी ओर मिला लिया जाएगा, जागीरें वगैरह भी दान में दी जाएंगी, परंतु ये वो महानतम लोग थे जिन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। इनसे 1857 के बाद में जब भारत में विक्टोरिया जी का शासन आ जाएगा, उनसे माफ़ी मांगने से तक मना कर देंगे। यही वजह है कि इनको माफ़ नहीं किया जाएगा, गजेटियर में आपको इनका नाम नहीं मिलेगा उस चीज़ को लेकर। और एक चीज़ और है कि जब शुरुआती विद्रोह जब हुए थे, उसी समय अंग्रेज जानबूझ के अपने पूर्वाग्रहों के कारण इन्हें एक कुख्यात या अपराधी जनजाति घोषित कर देंगे। किनको? दो को ध्यान रखना, पहला गौड़ को, दूसरा लोधी को। ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट बनाती था वहाँ पर। ये हमने देखा। सीधी बात, बुंदेला विद्रोह, मधुकर शाह एंड हीरापुर के राजा हृदय शाह। मधुकर शाह जी के बारे में पूछे तो दैट इज नाराहट करके प्लेस कहलाता है, उसको थोड़ी सा ध्यान रख लीजिएगा, शायद आपसे पूछ देने वाला है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं, यहाँ पर विद्रोह किया हृदय शाह जी ने और भी अन्य लोगों ने। 2 साल तक ये विद्रोह चलता रहता बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र में। यहाँ पर स्थिति ये होने वाली है कि अंततः उनको अरेस्ट करने के लिए अंग्रेज बहुत ही बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी राशि में इनाम घोषित करेंगे। यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे उनको मिलाने का प्रयास करेंगे और अंततः वो लोग मुखबरी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, हीरापुर के राजा हृदय शाह की मुखबरी किसने की थी? इस तरह से करके क्वेश्चन आएगा। उनका नाम ध्यान रखिएगा, दैट इज बखत बली करके कहलाते हैं। ये नाम आपको महत्वपूर्ण है। ये कर देने वाले हैं, अरेस्ट हो जाएंगे, वो जेल पहुँच जाएंगे, ठीक है, परंतु अपने मूवमेंट को जारी रखेंगे। 1842 का बुंदेला विद्रोह अंततः हो जाएगा धीमे धीमे समाप्त। इसके बाद में जो अगली महानतम घटना घटती है उसको कहा जाता है 1857 का विद्रोह, जो कि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जोर शोर से देखने को मिलेगा। 1857 का विद्रोह के बारे में यदि हम देखें, पूरे भारत में लगभग ये हुआ था। हालांकि कुछ इतिहास कहते हैं, इतिहासकार बोलते हैं कि साउथ इंडिया में नहीं हुआ था, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। और मध्य प्रदेश में जब से ये होने वाला है साहब। मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। कुछ नाम मैं आपसे बोलना चाहूँगा, उनको गलती से भी मत भूलना। सबसे पहला शुरुआत होने वाली है 3 जून को होने वाली, 3 जून 1857 नीमच से ये शुरू हो जाने वाला है। वहाँ पर एक शहजादा रहता है, मुगल शहजादा है, हुमायूं करके उनका नाम हमको मिलता है। बाद में हम देखेंगे कि एक अन्य उपाधि से वो वहाँ पर शासन करता है, दैट इज नीमच का विद्रोह करके कहलाने वाला है। नेक्स्ट में हम बात करें मध्य प्रदेश में विद्रोह की शुरुआत, तो 3 जून, जबकि भारत में 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत आपको मालूम है कि 10 मई की डेट कहलाती है। कहाँ से? मेरठ से होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगेन इनके पश्चात में कुछ और भी नाम हमको देखने को मिलेंगे, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। रामगढ़ मंडला के बारे में बात करें तो अवंतीबाई जी का विद्रोह हमको देखने को मिलता है।
अगेन बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हृदय शाह और मधुकर शाह जी पुनः सामने आ जाने वाले हैं। क्लियर। इवन बखत वली भी शुरुआत में विद्रोह में शामिल होते हैं, हालांकि उनका पलड़ा बार बार चेंज होता रहता है, पर इनको ध्यान रखिएगा। अगेन आ जाते हैं ठाकुर रणमत सिंह जी के बारे में, उन्होंने भी विद्रोह किया। कौन सा प्लेस कहलाता है? दैट इज मनकहरी करके प्लेस कहलाता है, कोठी जगह कहलाती है। जिला आज का आप देखेंगे सतना जिला कहलाता है, उसमें गलती मत करिएगा। हाँ, उनके नाम से स्टेडियम रीवा में जरूर है, तो कई बार विद्यार्थी क्या है कि रीवा लगा बैठते हैं या सोच बैठते हैं। इनके अलावा हम बात करें तो भोपाल के बारे में ध्यान रखिएगा, दो बंधुओं के नाम हमको देखने को मिलते हैं, आदिल मोहम्मद एंड फाजिल मोहम्मद, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगेन इसके बाद में हमको ध्यान रखना है जबलपुर शहर से कौन विद्रोह करने वाले हैं, तो दो लोगों के नाम हमको खास मिलते हैं, दैट शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी। गौड़ वंश के शासक थे, रानी दुर्गावती जी के वंशज कहलाते हैं, इनका नाम गलती से मत भूलिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1857 के विद्रोह में किसने शहादत दी थी? उनका नाम क्या है? शंकर शाह और रघुनाथ शाह। इनको जबलपुर रेलवे स्टेशन के सामने एल्गिन हॉस्पिटल आज का कहलाता है, उसके ठीक सामने तोप के मुँह से बांधकर उड़ा दिया जाने वाला है। इसमें अगेन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनके निधन के पश्चात में भी इस विद्रोह को किसने जारी रखा? तो उनकी वाइफ जो थी उन्होंने पूरे क्षेत्र में विद्रोह को जारी रखा। फूल बाई या फूल कुंवर बाई करके हमको नाम मिलता है, उस चीज़ को थोड़ी सा याद रखिएगा। अगेन कुछ और भी नाम आप चाहें तो देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल चंद्रपुर के जवाहर सिंह जी का नाम देख लीजिएगा, सागर जिला करके कहलाता है, इस पॉइंट को आप मार्क कर लेंगे। राजा बखतवली शाहगढ़ के कहलाते हैं, सागर के पास में ही क्षेत्र कहलाता है, बताया आपको उनके बारे में कि सारी चीज़ें। अमझेरा के राजा के बारे में ध्यान रख लीजिएगा, उनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह करके कहलाने वाले हैं। भीमा नायक का भी नाम बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, सेंधवा वाला मंडलेश्वर वाला जो क्षेत्र कहलाता है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। अगेन टंट्या भील वगैरह इनको देख लेंगे, मध्य प्रदेश के रॉबिन हुड करके कहलाते हैं। इनके बारे में डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जनजाति व्यक्तित्व पर मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ, वीडियो आपका पड़ा हुआ, उस पर आपने यदि वो नहीं देखा तो उस पर देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में आपको ये चीज़ें दी हुई हैं। इसलिए एक सामान्य तौर पर मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ उनके बारे में। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व जितने भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन पर बनाया गया वीडियो है, उसको देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश की कहाँ से होने वाली है। तो 3 जून आपको डेट बताई, नीमच जिले से शुरुआत होने वाली है। दिल्ली का एक शहजादा रहता, मुगल शहजादा करके कहा जाता है, उसका हुमायूं नाम हमको देखने को मिलता है। बाद में फिरोज के उपनाम से वह उपाधि धारण कर लेता है और अपना शासन शुरुआत कर देने वाला है। वहीं दूसरी बगल में हम देखने वाले तो मऊ में, इंदौर के पास में मऊ में सादत खान करके हमको नाम मिलता है, वो शुरुआत कर देते हैं, वो भी विद्रोह करते हैं, अंग्रेजों की इवन पराजित कर देने वाले हैं। इवन इतनी बुरी हार होने वाली है अंग्रेजों की कि वो भाग जाएंगे उस क्षेत्र से। जब वो भागेंगे तो अंततः उनको शरण कहाँ मिलने वाली, या तो ग्वालियर में मिलेगी और या फिर भोपाल में मिलेगी। तो भोपाल में उनको शरण मिलती है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भोपाल में किसने उन्हें शरण दी थी, तो उनका नाम ध्यान रखना है आपको। भोपाल की सिकंदर हयात बेगम कहलाती हैं या सिकंदर बेगम कहलाती हैं, जिन्होंने उन लोगों को या अंग्रेजों को यहाँ पर शरण दी थी, ये अंग्रेजों के पक्ष में थे। नेक्स्ट आ जाते हैं बुंदेलखंड में हीरापुर वाली बात आपको बताई, हृदय शाह जी वाली बात बताई। काफ़ी लंबा इनका संघर्ष चलने वाला है, काफ़ी लंबे समय तक ये विद्रोह करेंगे, इनकी पूरी फैमिली विद्रोह करने वाली है। इनके जो बेटे रहते हैं साहब वो भी विद्रोह करेंगे, अंततः उनकी भी शहादत हो जाने वाली है। इनके बारे में थोड़ी सा ध्यान रखना है। हृदय शाह जी के बारे में 28 अप्रैल 1858 अंततः अरेस्ट कर लिए जाने वाले हैं और उनको फांसी होने वाली है, मृत्युदंड मिलने वाला है। तो इनके शहादत का दिवस कहलाता है। एग्जाम की दृष्टि से थोड़ी सा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जब ये शुरुआत होती है विद्रोह की 1857 की, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था उस समय भारत में। जबकि अगर क्वेश्चन पूछे कि 1842 में जब बुंदेला विद्रोह होता है उस समय गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम एलन बरो है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, गलती मत कर देना इस चीज़ को। भारत में विद्रोहों का प्रमुख कारण ये था कि जो भी शासकीय लोग थे उनकी ज़मीनें छीनी गई, जमींदारों की ज़मीनें छीनी गई। हड़पी अंग्रेजों ने, सच बात तो ये है, जिसे हड़प नीति करके कहा जाता है। हड़प नीति वाला गवर्नर जनरल अलग है, उसका नाम है डलहौजी। 1848 से लेकर 1856 तक को हमको उसका टाइम मिलता है। हड़प नीति के सिद्धांत के तहत वो बहुत सारे क्षेत्रों को मिला लेने वाला है या हड़प लेने वाला है, तो वो भी नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और उसकी हड़प नीति की ही परिणति या रिजल्ट कह सकते हो या सबसे मुख्य वजह कह सकते हो कि भारत में 1857 का विद्रोह होता है। इसके बाद में महत्वपूर्ण हो जाता है अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह।
जुलाई के महीने में वो विद्रोह करने वाले हैं 1857 का। अमझेरा वर्तमान में किस जिले में है, तो धार जिले में करके कहलाता है। तो इस तरह से अपन देख लेने वाले हैं। कुछ जिलों के बारे में चर्चा है तो एक नज़र आप उस पर मार लीजिए। इंदौर ये दिया हुआ है, नीमच आपके और भी यहाँ वाले एरिया में आएगा, मंदसौर ही बगल में पड़ता है। धार आपसे कहा तो यहाँ पास में आप धार देख सकते हैं। जबलपुर जिला बताया तो ये वाला एरिया जबलपुर जिले का कहलाएगा। मंडला भी पढ़ने वाले हैं, बुंदेलखंड इसको कहा जाता है। ये एरिया बुंदेलखंड ना केवल मध्य प्रदेश में आता है बल्कि उत्तर प्रदेश में भी आता है, लेकिन हमारी जो चर्चा का विषय यहाँ पर है वह बुंदेलखंड कौन सा वाला है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही हम उसको देख रहे हैं। सोनापुर या सोनाखान वाली बात कही तो रायपुर के पास में पहुँच जाना, तो ये एरिया उनका कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नाम कहलाता है। 2 जुलाई को डेट हमको उनकी देखने को मिलती है। फाइनली ये होने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि उनका विद्रोह जो हुआ उसके बाद में अंततः वो पराजित हो जाते हैं, ठीक है, उनको फांसी दी जाती है। तो उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए उनको फांसी कहाँ दी गई थी, तो धार में नहीं दी गई थी, इंदौर में उनको फांसी दी गई थी। इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ, हालांकि मैक्सिमम टाइम तात्या टोपे जी के बारे में ही आता है या झांसी रानी के बारे में ही आता है, बट कभी को मान लीजिए ऑड क्वेश्चन या नए क्वेश्चन जो एग्जाम में आजकल आने लगे हैं उस संदर्भ में थोड़ी सा आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अमझेरा का जो किला है उसको वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक संरक्षित बिल्डिंग घोषित किया गया है, तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। अगले बिंदु पर हम आ जाते हैं, दैट इज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मामला क्या था, मामला ये था कि डलहौजी हड़प नीति के तहत इस क्षेत्र को हड़पना चाह रहा था। आप जानते हैं कई राज्यों को उसने हड़प लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल सतारा हो, जयपुर हो, झांसी वाला क्षेत्र हो, नागपुर वगैरह क्षेत्र उसने हड़पने की कोशिश की थी। झांसी क्षेत्र पर हम यहाँ बात करें बुंदेलखंड से लगा हुआ एरिया, हालांकि झांसी यूपी में आता है, लेकिन उनके विद्रोह का प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ने वाला है, मध्य प्रदेश से अछूता नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में जब विद्रोह इनका होने वाला तो झांसी से लेकर ग्वालियर, कालपी, इन पूरे क्षेत्र में यहाँ पर इनका विद्रोह देखने को मिलेगा। इनके साथ में अनेक लोग विद्रोह में शामिल थे, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात कि विद्रोह करने का कारण क्या था। हड़पा जाएगा इनका क्षेत्र झांसी, अंग्रेजों से पूछी जाएगी वजह क्या है, तो इनके जो हस्बैंड थे उनका निधन हो जाता, गंगाधर राव हमको देखने को मिलता उनका नाम। उनके पुत्र थे दत्तक पुत्र, अंग्रेजों ने उनको उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया, बोले कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जमीन सरकार जब्त कर लेगी, कौन, अंग्रेज जब्त करेंगे। वो सीधा सा बोले साहब कि नहीं, मैं अपना झांसी नहीं दूंगी। ये वो सेंटेंस था जहाँ से विद्रोह का प्रारंभ माना जाता है। अपने क्षेत्र से वो अंग्रेजों को खदेड़ देने वाली हैं, अंग्रेज बहुत लंबी चौड़ी सेना लेकर आएंगे, शुरुआत में कई युद्धों में वो अंग्रेजों को हराएंगी। बाद में अंततः हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से या मध्य भारत से वहाँ से एक टुकड़ी भेजी जाती है, वहाँ से आता है गवर्नर जनरल हीरोज हमको देखने को मिलता है कि उस क्षेत्र का रहता है वो लेफ्टिनेंट जनरल। ये बंदा आता है साहब जी, इनके साथ उनका काफ़ी युद्ध होने वाला है। ध्यान देने वाली बात है कि झांसी की रानी ने अपनी अलग से महिला ब्रिगेड बनाई हुई थी, ठीक। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि उस ब्रिगेड का नाम क्या था, तो नाम ध्यान रखिए, दैट इज लाल टुकड़ी या लाल दल भी हमको नाम देखने को मिलता है। तो रेड कलर ध्यान रखना, इस प्रकार से आपको नाम मिलेगा। दूसरा पॉइंट, इनकी सेना में कई महिलाएं शामिल थीं, उनके नाम है फॉर एग्जांपल जूही बाई, मोती बाई नाम मिल जाता है आपको, मुंदरी बाई, काशी बाई, झलकारी बाई वगैरह तो आप पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे थे। इसमें अगेन क्वेश्चन पूछ लेगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पहले उनकी महिला सेनाओं की सेनापति कौन थी। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में स्वयं रानी सेनापति नहीं थी, सेनापति कोई और थी। क्वेश्चन पूछेगा कौन थी, यही जो आपको नाम बताए इनमें से ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, जूही बाई उस ब्रिगेड की सेनापति थी, महिला ब्रिगेड के बारे में पॉइंट गलती से भी मत भूलना। 2 नाम इसके बाद में और भी महत्वपूर्ण आएंगे। कालपी के पास में इनका युद्ध होने वाला हीरोज से, वहाँ पर एक जगह करके मिलती है आपको, दैट इज कीटू नाला करके प्लेस है, ठीक। वहाँ पर युद्ध होगा, वहाँ इनको गोली लग जाने वाली है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, वहाँ पर इनका एक बहुत ही विश्वास पात्र सेनापति कह लीजिए या गुलाम कह लीजिए, गुलाम मोहम्मद का हमको नाम मिलता है साहब। रानी का निधन हो जाता है, उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई और रानी का शव भी अंग्रेजों के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तो वहाँ से शव लेकर आ जाता है, ठीक। तो उसका नाम पूछता कौन था, गुलाम मोहम्मद, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ से शव लेकर कहाँ आता है, तो पास के ही जो घने जंगल रहते हैं वहाँ गंगादास जी की कुटिया है, वहाँ लेकर आ जाता है और वहीं पर उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बाद में अंग्रेज उस क्षेत्र में आएंगे, गंगादास जी इस बात का विरोध करते, साधु सन्यासी वो रहते हैं, लगभग 300 साधु सन्यासी
अंततः विद्रोह वहाँ पर कर देने वाले हैं और सभी की लगभग शहादत होने वाली है। तो ये क्रम बनता है घटनाओं का, इस पॉइंट को ध्यान रखना। हीरोज ने बहुत तारीफ की रानी की, इवन उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पूरे भारत में जो विद्रोह हुआ उनमें एकमात्र अकेली मर्द कोई थी तो उनका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चलिए, तो कैप्टन हीरोज का भी आपने कोटेशन देख लिया। उनके नाम से आज भी हम समाधि देख लेते हैं, तो ग्वालियर क्षेत्र में हमको उनकी समाधि देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, इनके नाम से बहुत सी रचनाएं हमको देखने को मिलेंगी, खासकर सुभद्रा कुमारी चौहान जी वाली, उनके बारे में ध्यान रखना। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कभी को क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने पहली बात तो ये रचना किस वर्ष में लिखी है, पॉइंट 1। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखने का है कि इस रचना की शुरुआत, यानी इस कविता की शुरुआत की पहली लाइन क्या है, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछ देगा। हम फेमस लाइन ध्यान रखते हैं परंतु पहली लाइन भूल जाते हैं साहब, तो उसको ध्यान रखना। दैट इज सिंहासन हिल उठे, वहाँ से शुरुआत होने वाली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इनके नाम से सम्मान भी दिया जाता है और बड़े ही गौरव की बात है कि झांसी की रानी हमारे क्षेत्र की थी। उन्होंने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया, पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया, पूरे देश में एक विद्रोह की आग को फैलाने में, प्रोत्साहन प्रदान करने में, आत्मविश्वास देने में, जागरूक करने में बहुत ही महान योगदान दिया। यही वजह है कि उन पर सदैव क्वेश्चन आता ही आता है। इनके पश्चात में आ जाते हैं रामगढ़, दैट इज मंडला में पड़ता है रामगढ़ का किला, वहाँ की रियासत, वहाँ पर होने वाली है अवंतीबाई जी। अवंतीबाई जी हस्बैंड हम देखेंगे, उनका कोडिंग आपको होता है, दैट इज अब जनजाति वाले वीडियो में जाकर देखिएगा यदि नहीं देखा है तो। बात से विक्रमजीत सिंह जी, ध्यान रखना सेम बात आ जाने वाली, अंग्रेज हड़पने की कोशिश करेंगे, उनके बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, युद्ध होने वाला है। क्वेश्चन पूछ लिया जाने वाला है कि वहाँ पर कौन गवर्नर था या कैप्टन कौन था, अंग्रेजों का सेनापति कौन था। उसका नाम वॉर्टन या वॉर्डिंगटन करके आपको मिलता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये बंदे को हरा देती हैं वो युद्ध में। इवन जब ये फंस जाता है बंदा तो क्षमा तक मांगता है उनसे, उनको क्षमादान भी ये दे देती हैं और वो भाग जाता था। बाद में नागपुर से सेना लेकर आ जाएगा और अंततः रानी घिर जाने वाली हैं। वहीं युद्ध में उनकी शहादत हो जाएगी और यहाँ से हम देखते हैं विद्रोह वहाँ पर या उस क्षेत्र में समाप्त हो जाने वाला है। इनके साथ में कौन थी तो ध्यान रख लीजिएगा, पूछ लेने वाले, गिरधारी बाई, तो सेम होने वाला है वहाँ पर। नेक्स्ट माना जाते हैं तात्या टोपे, बहुत ही खास सेनानायक, मराठा पेशवा नाना साहेब उनके प्रमुख कहलाते थे। तात्या टोपे जी का पूरा नाम आपसे पूछ लेने वाला है कि उनका पूरा नाम क्या करके कहलाता है, कहाँ के थे, तो महाराष्ट्र के थे, नासिक जिला करके कहलाता है। पिताजी वगैरह का नाम आप देख सकते हैं। वास्तविक नाम उनका रामचंद्र पांडुरंग हमको देखने को मिलता है साहब। रानी लक्ष्मीबाई के साथ में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इवन इस क्षेत्र में जितने भी विद्रोह होंगे वो सभी विद्रोहियों के संपर्क में रहने वाले। इवन आप ये ध्यान रखिएगा कि चाहे ठाकुर रणवंत सिंह जी हों और चाहे अमझीरा वाले हों, उन सभी के संपर्क में रहे। इवन कभी क्वेश्चन ये पूछे कि मध्य भारत में किस विद्रोही ने एज आ सभी विद्रोहियों के बीच में कम्युनिकेटर का काम किया था, तो तात्या टोपे थे। सभी क्षेत्रों में जाकर सभी को संगठित करना, सभी को एकाग्र करने का प्रयास किया। इनके नाम के ही साथ में जुड़ा हुआ कमल तथा रोटी कि किस प्रकार से उन्होंने प्रतीकों का उपयोग किया, तो कमल और रोटी का, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिजवाते थे। उसका मतलब ये होता था कि आपसे रिक्वेस्ट करें, आप भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करिए। मध्य प्रदेश में उन्होंने एक नई चीज़ का यूज़ किया था, तो वो आपसे पूछ लेगा कि विद्रोह के प्रतीक के रूप में मध्य भारत में या मध्य प्रदेश में और किन चीज़ों को भिजवा रहे थे। तो याद रखना दैट इज पान के पत्ते। अगले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी आ जाते हैं भीमा नायक। खंडवा, मंडलेश्वर, सेंधवा आसपास के इन क्षेत्रों में ये करने वाले हैं। बहुत ही खास विद्रोह होता है, खासकर जनजातियों के संदर्भ में भी हम देखें तो इनका नाम हमको देखने को मिल जाता है। विद्रोह अंततः इनका होगा, अरेस्ट कर ले जाने वाले हैं, शहादत होगी। तो इनका प्लेस बस पूछता है आपसे कि किन क्षेत्रों में इन्होंने विद्रोह किया था, तो पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है टंट्या भील, मध्य प्रदेश के रॉबिन हुड करके इनको कहा जाता है, टंट्या मामा भी करके कहा जाता है। इन्होंने विद्रोह कर दिया, जनजाति वर्ग इनसे काफ़ी प्रभावित होने वाला, उसी से बिलोंग करते थे। खास बात है कि सबसे लास्ट में पकड़ा जाने वाला विद्रोही दैट इज टंट्या मामा हमारे कहलाते हैं। बहुत लंबे समय के पश्चात में हम देखेंगे 1887-88 के दौर में हम देखते हैं कि इनको पकड़ा जाता है, अरेस्ट होते हैं, उसके पश्चात उनको फांसी होने वाली है। नेक्स्ट वन है ठाकुर रणवंत सिंह, 1857 का विद्रोह। इनके बारे में पूछ लिया जाएगा। पहली बात तो ये ब्रिटिश फौज में ही थे पहले से, ये कैप्टन तक में पद पर पहुंचने वाले हैं। ये वहीं का जो क्षेत्र था सतना वाला एरिया, रीवा वाला एरिया, वहाँ पर होने वाले हैं। कहाँ के थे तो मनकहरी करके आपको प्लेस ध्यान रखना है। कौन से ज़िले में आता वर्तमान में, तो सतना ज़िले में आता है। हालांकि उनकी याद में रीवा में हमने
बनाया हुआ है स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कहलाता है। थोड़ी सा उस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। विद्रोह कर देने वाले हैं, आसपास के क्षेत्रों का इनको सहयोग मिलेगा, हमने बताया आपको। इवन शुरुआत में उनको रीवा रियासत का भी सहयोग रहता है, लेकिन बाद में वो नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाने वाले हैं, तात्या टोपे के भी संपर्क में रहने वाले हैं, और आसपास के कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहने वाले हैं, उनके भी संपर्क में रहने वाले हैं। प्राय पहले पूछा जाता था कि ऐसे कौन कौन मुस्लिम सेनानी हुआ करते थे जिनके नाम क्या थे, तो अब आजकल नहीं पूछ रहे थे, उस पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। फाइनली इनका विद्रोह काफ़ी चलेगा, अंग्रेज इनसे काफ़ी परेशान हो जाएंगे। रीज़न क्या है, ये जिस क्षेत्र में थे उसी से बिलोंग करने वाले हैं, यानी जहाँ पोस्टिंग थी, जहाँ विद्रोह कर रहे हैं, पहले से भी सेना में रहे हैं, कैप्टन पद पे आपको बताया। उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये सारी टैक्टिक्स जानते थे कि आर्मी क्या क्या यूज़ कर सकती है, तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो ईमानदारी से पकड़ ही नहीं सकते थे, तो धोखे से ही पकड़ा जा सकता था। इस बात को अंग्रेज बहुत अच्छे से समझ गए। ये रीवा के जो राजा थे उनका बड़ा सम्मान करते थे साहब जी, ठीक। रीवा के राजा के एक बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ करता, उसका नाम पूछ लेगा आपसे, दैट इज हीरा सिंह करके नाम हमको देखने को मिलता है। 2 बंदे थे वहाँ पर, हीरा सिंह का नाम आप याद रखिएगा। हीरा सिंह को अंग्रेज अपने पक्ष में कर लेते हैं रिश्वत इत्यादि के माध्यम से। हीरा सिंह एक गलत मैसेज देता है कि आपसे रीवा के राजा मिलना चाहते हैं और कुछ ज़रूरी बात है ये है। वो आते हैं मिलने के लिए और अंततः वो अरेस्ट कर लिए जाने वाले हैं, तो इन पर क्वेश्चन पूछ लेता है। फाइनली ध्यान देखेंगे कि अरेस्ट होने के बाद में इनको कहाँ भेज दिया जाता है, इन पर पूछा जाएगा इनकी शहादत कहाँ हुई थी, इनको फांसी कहाँ पर हुई थी, इस तरह से करके पूछेगा। तो उसका आंसर ना तो रीवा है ना ही सतना है। क्या लगाने वाले हो आप उसका उत्तर, इनको अरेस्ट करके पन्ना जेल में भेज दिया जाता है, तो वहीं पर इनकी शहादत होने वाली है। तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाने वाला है। बांदा करके क्षेत्र कहलाता है, उस समय इसमें आता था, तो इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पूरे ही क्षेत्रों में लगभग चारों तरफ विद्रोह होने वाला है और अंततः विद्रोह दबा दिया जाएगा। कुछ और भी नाम आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल भोपाल के बंधुओं के बारे में आप देख सकते हैं, नाम पूछ लिया जाता है। आदिल मोहम्मद और फाजिल मोहम्मद करके नाम हैं, ये देख लिया आपने। मंडला में बहादुर शाह एवं देवी सिंह का भी नाम आप थोड़े बहुत फैक्ट के रूप में देख सकते हैं। अंततः विद्रोह हो जाने वाला, समाप्त लगभग 2 साल तक ये स्थिति होने वाली है। जब विद्रोह यहाँ समाप्त हो जाता है तो आपको पता है कि अंग्रेजों के द्वारा एक खास घोषणा की जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। इलाहाबाद की घोषणा कहलाती है, कैनिंग उस समय करने वाले हैं। कभी को क्वेश्चन पूछ लिया जाने वाला है कि इलाहाबाद में किस जगह से की हुई थी यह घोषणा, तो मिंटो हॉल करके ये प्लेस कहलाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, या गार्डन करके कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद से ही क्यों की थी उन्होंने यह घोषणा, कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, ऐसा सुना है, आपने पढ़ा हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि विद्रोह का जो केंद्र था वो मध्य भारत था। मध्य भारत केंद्र होने के कारण एक अलग से अस्थायी राजधानी बनाई जाती है, ठीक, 1 दिन के लिए राजधानी बनाई जाएगी। उस जगह का नाम क्या था, दैट इज इलाहाबाद। यही वजह है कि हमको वहाँ से एक घोषणा देखने को मिलती है कि की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा, जिसका जाएगा ब्रिटिश राजा रानी का जाएगा, महारानी विक्टोरिया जी का शासन यहाँ से शुरू होता है। ध्यान देने वाली बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन जरूर लिया है, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी अभी समाप्त नहीं हुई है। पूछा जा सकता है आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंततः कब समाप्त होती है, उसका कारोबार कब समाप्त किया जाता है यहाँ पर भारत में, उसका वर्ष ध्यान रखना, दैट इज 1874 का ईयर है वो, यानी काफ़ी लंबे समय के पश्चात में उसको समाप्त करते हैं। उसके जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको पैसे वैसे दे दिए जाते हैं और यहाँ से टोटली उनका रिश्ता समाप्त कर दिया जाता है, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह के पश्चात में भारत में लंबे समय तक कोई ऐसा खास हमको देखने को नहीं मिलेगा, मध्य भारत में विद्रोह वगैरह होते हैं, हालांकि हम देखेंगे आंदोलन होने वाले हैं बहुत सारे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस की स्थापना के बाद में हमको नए नए आंदोलन देखने को मिलेंगे। खासकर बात करें 1905 बंग विभाजन के पश्चात में यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके भी बाद में जो सबसे खास कहलाने वाला है आपका, दैट इज असहयोग आंदोलन 1920 का, गांधी जी का। गांधीवादी तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा, अनेक लोग शामिल होने वाले इन आंदोलनों में। इवन मध्य प्रदेश के बहुत ही खास प्रतीक कहलाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वह भी इसमें शामिल होते हैं, जेल तक जाते हैं साहब, ठीक। एकदम से वो आंदोलन वापस ले लिया जाता है चौरा चौरी वाली घटना के कारण। डेट वगैरह आपको पता है, फरवरी का महीना था साहब, 1922 की बात है, 5 फरवरी, ठीक है। ये होता है, काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाने वाले हैं, काफ़ी लोग क्रोधित भी होंगे कि साहब एकदम से आपने ऐसे मूवमेंट को वापस क्यों ले लिया। तो राह बदल जाने वाली है, गांधीवादी से सीधे क्रांतिकारीवादी हमको देखने को मिलता है। उनमें से एक खास नाम है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर भावरा जी वाले क्षेत्र के पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में हम पढ़ते हैं। 2 घटनाएं ध्यान रखना,
1924 HRA बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद में देखेंगे 1928 में HSRA बनाते हैं, कहाँ पर, दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में बनाते हैं, वहीं पर स्टेडियम है सेम नाम का, उसको नाम बदल दिया है आपने, बदल के अभी अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया। तो ये पॉइंट थोड़ी सा ध्यान रखना है। इसके भी बाद में हम देखेंगे कि भगत सिंह उनके साथ में काम करते हैं, उनके छोटे भाई के रूप में काम करने वाले हैं, काफ़ी गतिविधियाँ होंगी। अति महत्वपूर्ण घटना जो 2 कहलाने वाली हैं, इनसे रिलेवेंट है, दैट इज़ काकोरी कांड, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी शामिल थे। 9 अगस्त 1925 की घटना कहलाती है, कई बार एग्जाम में डेट पूछी गई है आपसे। 8 डाउन ट्रैक सहारनपुर टू अपन देखेंगे, उसको ये लूट लेने वाले हैं, सभी पकड़े जाते हैं सिवाय चंद्रशेखर आज़ाद के। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु अपने आप में बनता है। इसके बाद में भगत सिंह जी अरेस्ट हो जाने वाले हैं, मामला चलेगा, उनको छुड़ाने की भी काफ़ी कोशिश करते हैं, जेल तोड़ने की तक कोशिश करते हैं, परंतु सफल नहीं हो पाते। 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद वाली घटना कहलाती है। वहाँ पर अंग्रेज इनको घेर लेते हैं और अंततः इनकी वहाँ शहादत होने वाली है, यानी जिंदा इनको अंग्रेज तब भी नहीं पकड़ पाए थे। तो ये अपने आप में है। नेक्स्ट माना जाते हैं अगले व्यक्तित्व के बारे में हम बात कर लें, अगले मूवमेंट के बारे में बात करें। यहीं पर चलने वाला है मध्य प्रदेश का खिलाफत आंदोलन, या मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन भी एक नई धारा ही चल रही होती है। किसने नेतृत्व किया यहाँ पर? तो अब्दुल जब्बार खान का नाम मिलता है, जो कोई असहयोग आंदोलन के दौरान में हम देखें, हालांकि उनका संबंध याद ये रखना कि खिलाफत आंदोलन से था, ठीक। बाद में हम देखेंगे असहयोग आंदोलन में पंडित ढूंढीराज जी का नाम हमको मिलता है। बाद में दोनों मूवमेंट ऐसे मिल जाएंगे, समझ नहीं आया कौन किस आंदोलन को चला रहा है, ठीक। कसाई खाना आंदोलन इसी दौर का काफ़ी महत्वपूर्ण कहलाता, मध्य प्रदेश में एक नेशनल मूवमेंट की एक खास कड़ी कहलाती है। कहाँ की बात है? सागर जिले की बात है। वहाँ क्या कर रहे थे? अंग्रेजों ने कसाई खाना बनाने की वहाँ घोषणा की, जबकि वहाँ सभी विरोध कर रहे थे, हिंदू भी और मुसलमान भी, किस तरह से अब सांप्रदायिकता बढ़ेगी, आज जानबूझ कर रहे हैं, सभी ने विरोध किया। यहाँ खास बात है कि 2 मुस्लिम व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखना है। एक है ताजुद्दीन जी, जिन्होंने अपना न्यूज़पेपर चलाया, उनके न्यूज़पेपर का नाम था ताज, उन्होंने इस बात का विरोध किया। दूसरा एक और नाम हमको देखने को मिल जाता है अब्दुल गनी जी का, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया, और बाकी अन्य हिंदुओं वगैरह ने तो किया ही था। अंग्रेज शुरुआत में मानेंगे नहीं, बहुत जिद पर अड़े रहेंगे, अंततः वह इस बात को मानेंगे। 4 महीने के बाद में अपने ही इस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, तो आप चलिए वहाँ नहीं बनाया जाएगा। तो इस आंदोलन को पूरे के पूरे, जिसमें अवेयरनेस फैलाने से लेके सभी ने वहाँ पर सरकार के ऊपर दबाव बनाया, दैट इज नोन एज दी कसाई खाना आंदोलन फ्रॉम सागर डिस्ट्रिक्ट। 1923 झंडा सत्याग्रह मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहलाता है। पूरे भारत में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत 1923 से होती है। 23 में भी कहाँ से? मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से होने वाली है। 2-3 नामों के नाम ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो देवदास गांधी, गांधी जी के पुत्र, इन्होंने यहाँ पर किया। दूसरा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी यहाँ किया। और भी कुछ नाम मिलते हैं, राम गोपाल आचार्य जी का नाम हमको मिलता है। ये थोड़ी सा एक महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में। यहाँ से वह मूवमेंट पूरे देश भर में फैल जाएगा, और भी लोकल नेता हमको मिलेंगे, द्वारका प्रसाद जी के नाम मिलेगा हमको, और भी अन्य नाम आप देख सकते हैं। इसमें क्या किया गया? अंग्रेज़ों का विरोध किया गया, और जो हमारा ध्वज था उस समय, जो हमने ध्वज बनाया हुआ था, उस ध्वज को टाउन हॉल वगैरह पर फहरा रहे थे, ताकि अंग्रेज़ों की खिलाफत की जा सके। अंग्रेज़ों ने इसको काफ़ी दबाने का प्रयास किया, अहिंसात्मक रूप से जबकि आंदोलन था, तब भी अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज किया और बहुत ही नशल तरीके से विद्रोह या इस आंदोलन को दबाने की कोशिश उन्होंने की। बाद में आसपास के क्षेत्रों में भी फैल जाएगा, सिवनी वगैरह हो गया, कटनी, रीवा, सतना तक पहुंच जाने वाले हैं पूरा आंदोलन। तो ये एक खास घटना है। बिगिनिंग कहाँ से हुई इस पर पूछ लेगा, दैट इज जबलपुर। आगे बढ़ जाते हैं 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे आप नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। भारत में शुरुआत के बारे में हम देख लेने वाले हैं। तो 12 मार्च से गांधी जी यात्रा प्रारंभ करेंगे। कहाँ से शुरू करने वाले हैं? तो नौसारी, फिर देख लेने वाले दैट दांडी। पहुँचेंगे कब? 6 अप्रैल 1930 की बात है। नमक बनाएंगे। नमक ही क्यों बनाया? रीज़न ये था कि पहली बात तो आम जनता संबंधित था, दूसरी बात ये थी कि सरकार की अनुमति के बिना आप नमक नहीं बना सकते थे। गांधी जानबूझकर अहिंसा के बल पर कानूनों को तोड़ना चाहते थे, ताकि अंग्रेज उन्हें अरेस्ट कर सकें, अवेयरनेस फैला सकें। सेम ये घटना होती है, इसका प्रभाव पूरे देश भर में होने वाला है, और मध्य प्रदेश में भी ये पूरा आंदोलन आ जाने वाला है। खास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ 2 मूवमेंटों को ध्यान रखना है अपन को। पहली बात तो कि जबलपुर शहर में या मध्य प्रदेश में नमक तो होता नहीं है, प्रायः उस ज़माने में नहीं होता था, तो कैसे विरोध करें? तो सरकारी जो ज़मीनें होती थी, वहाँ से आप घास का एक तिनका भी नहीं काट सकते थे बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के। इसे ही प्रतीक वो बना लेने वाले हैं।
यहाँ होने वाला 1930 में जंगल टोरिया का सत्याग्रह। ये 2 सत्याग्रह हैं, ध्यान रखना, ठीक है, अलग अलग प्लेस पर होते हैं। सिवनी जिले से लेकर बैतूल तक ये पूरा पूरा क्षेत्र रहेगा। 2 नाम आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। पहला नाम है दुर्गा शंकर मेहता जी का। सिवनी जिले के पास में कुरई नाम की जगह पड़ती है, वहाँ पर हम देखेंगे चंदन का बागीचा, ठीक है, सैंडलवुड गार्डन करके कहलाता है। वहाँ पर वो जाकर घास काटेंगे, क्योंकि वो सरकारी था साहब, बिना अनुमति के आप काटने लगे तो जानबूझ के करेंगे। अंग्रेज अरेस्ट करने वाले हैं, अपनी गिरफ्तारी वो देंगे। दूसरा हमको नाम को मिल जाता है देखने के लिए, दैट इज टुरिया का जंगल सत्याग्रह करके हम उसको बोल देते हैं। दैट इज गंजन सिंह कोरकू, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। रीज़न ये है कि उनके इस मूवमेंट से पूरा जनजाति वर्ग काफ़ी अवेयर होने वाला है और उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेगा। ये 2 हैं उस समय जो हुए। मध्य प्रदेश के मूवमेंट में एक बहुत ही खास घटना कहलाने वाली है, दैट इज चरण पादुका नरसंहार। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन था, 1931 की बात होने वाली है। कहाँ हुआ था? तो एक प्लेस कहलाता है सिंहपुर, नौगांव के पास में प्लेस है, अब तो छतरपुर वगैरह आप उसको बोलते हैं। वहाँ पर भी उर्मिल नदी के किनारे मेला भी लगा हुआ था और सभा भी लोग कर रहे थे, क्योंकि मूवमेंट चल रहा था काफ़ी। चरण पादुका करके वो प्लेस कहलाता है। एक वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी होने वाला, कर्नल होने वाला, उसका नाम हमको मिलता है, दैट इज फिशर। सभा करने के लिए मना किया जाता है। वजह क्या थी? भारतीयों ने कहा साहब कि इस समय अकाल वगैरह भी है और हम लगान देने में सक्षम नहीं है, नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, लगान तो आपको देना पड़ेगा। उसी के विरोध में सभा हो रही थी। अंततः बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बिना वार्निंग दिए वहाँ मशीन गनों से गोलियाँ चलाई जाएंगी, काफ़ी लोग उसमें मारे जाते हैं। इसे ही कहा जाता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। 2 पॉइंट ध्यान रखना। पहला तो किस नदी के किनारे हो, जैसा कि आपको बताया, तो उर्मिल नदी के किनारे। आज कौन सा जिला है? छतरपुर करके जिला कहलाता है। अगेन इसमें पूछ लेने वाला है कि यहाँ पर सभा कौन कौन कर रहे थे। 2 नाम हैं, राम साहब तिवारी जी, जबकि दूसरे हैं ठाकुर हीरा सिंह। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी सभा कौन कर रहे थे? तो सरजू दुआ करके नाम मिलता है, वो सभा कर रहे थे, जिस दौरान ये गोली चलाने वाली घटना होने वाली है। अंग्रेज का नाम फिशर करके हम देख लेने वाले हैं। बहुतों को सज़ा होने वाली है अंततः, और जांच भी होती है इस चीज़ पर, कमेटी बनती है, लेकिन अंग्रेज़ों को कोई सज़ा नहीं होने वाली है। इसके बाद में जो मध्य प्रदेश के आंदोलन में एक खास घटना कहलाती है, उसे कहा जाता है पंजाब मेल कांड। 1931 की बात हम देखते हैं, जुलाई का महीना है। एक ट्रेन है, उसमें घटना होने वाली है, अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी कर जाती है। हैविस करके नाम हमको उसका देखने को मिलता है। 3 लोग उसमें शामिल होते हैं। खास बात इसमें यह है कि ये घटना होती है मध्य प्रदेश के खंडवा के पास में। बाकी लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं, अंततः फांसी होने वाली है। परंतु ये घटना अपने आप में यादगार रह जाती है, पंजाब मेल कांड करके कहलाती है। तो जनरली देख लीजिएगा। नेशनल मूवमेंट का जो अगला पड़ाव हमको देखने को मिलेगा, जबलपुर शहर में हम देखते हैं, पास में एक जगह पड़ती है त्रिपुरी। वहाँ पर एक खास अधिवेशन होता है कांग्रेस का, 1939 कांग्रेस अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। इससे पूरे क्षेत्र में एक क्रांति की, एक आंदोलन की लहर फैल जाने वाली है अंग्रेज़ों के खिलाफ। हम देखेंगे पूरा देश राष्ट्रवाद के रूप में एकीकृत हो जाता है, इकट्ठा होता है। ये बहुत ही खास घटना अपने आप में कहलाती है। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम जरूर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उनसे संबंधित घटनाएँ पूछी जाती हैं। जिस समय अधिवेशन हुआ उस समय वो जबलपुर की सेंट्रल जेल में थे। आज उस जेल का नाम उनके नाम पर कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस जेल ही कहलाती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जबलपुर से नाता है, यही वजह कि मेडिकल कॉलेज का नाम भी क्या है, इन्हीं के नाम पर हम देखने को मिलता है। सुभाष चंद्र बोस जी के जो दल हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। सबसे पहली पॉलिटिकल उनकी पार्टी हम देखेंगे तो वो कांग्रेस से अलग होकर बनाते तो फॉरवर्ड दल करके कहलाती है। बाद में उनको नज़रबंद कर दिया जाएगा वर्ल्ड वॉर के दौरान में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो इंडिया से चले जाने वाले हैं। ठीक, पूछ लिया जाता है कि किसके वेश में गए थे, उसका नाम क्या था, इस तरह क्वेश्चन आता है। सबसे खास घटना कहलाती है उनके द्वारा बनाई जाने वाली आज़ाद हिंद फौज। सिंगापुर वाला प्लेस हम पढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछता कि आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो रंगून करके ध्यान रखना आया हुआ क्वेश्चन है गत वर्षों में। उसके बाद में पूरी फौज इंडिया की ओर आएगी, दिल्ली चलो उन्होंने नारा दिया था, जय हिंद का उनका बहुत ही फेमस नारा कहलाता है, तो ध्यान रखना। हालांकि उनके साथ में काफ़ी ट्रेजेडी जुड़ी हुई है। अंततः जर्मनी और जापान, जिनका उनको काफ़ी सपोर्ट प्राप्त था, युद्ध में पराजित होने वाले हैं। और उसी दौरान में वो उनसे मिलने के लिए जब जा रहे होते हैं तो ताइवान, जिसे फार्मोसा कहा जाता है उस ज़माने में, वहाँ पर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, उनका निधन वहाँ से माना जाता है। तो प्लेन क्रैश होना अपने आप में एक आपदा कहलाती है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपदा प्रबंधन के लिए या आपदाओं में सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
जो योजना चलाई गई है तथा जो संस्थान बनाया जा रहा है वो किन के नाम पर है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वहाँ पर, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, करंट का डेटा है। इसके बाद में होता है एक और खास घटना, व्यक्तिगत सत्याग्रह देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी होने वाला है, जबलपुर तथा उसके आसपास में होने वाला है। प्रायः नेशनल लेवल पर ही पूछा जाता है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे, इस तरह करके नाम देखने को मिलता है। आचार्य विनोबा भावे सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी होने वाले हैं, जबकि तीसरे जो सत्याग्रही थे उनका नाम ध्यान रखना ब्रह्मदत्त करके हमको मिलता है। तो जनरली आप इन फैक्ट को देख सकते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला भारत छोड़ो, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले से होती है ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। उस जिले का नाम ध्यान रखना, दैट इज विदिशा। विदिशा जिले से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में मध्य प्रदेश से होती है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। पूरे देश भर में चले तो एमपी में भी चलता रहता है। कुछ नाम आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं, मंडलेश्वर जेल वगैरह के बारे में देख सकते हैं। जेल को तोड़ लिया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा, विद्रोहियों के द्वारा, और पूरे क्षेत्र में ये व्यापक हो जाने वाला आंदोलन। तो ये कुछ खास घटनाएं थी जो कि मैंने आपसे चर्चा की। इसके अलावा भी कुछ आंदोलन को देखने को मिलेंगे, चाहे चावल आंदोलन की बात करें, रीवा वाला हो आपसे, और भी कुछ ऐसे छोटे मोटे आंदोलन जो हम देख सकते हैं कि इस दौरान में हमको देखने को मिलते हैं। परंतु मोटे तौर पर जो जिन पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो यही टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको ही बताए। इस प्रकार से इसको तैयार कीजिए। कुछ फैक्ट्स जो आपको बताए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं बताई हैं, उसको तैयार कीजिए। आपको प्रीलिम्स की परीक्षा में, मेंस की परीक्षा में, सभी में ये हेल्पफुल होने वाला है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।